हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एजुकेशन एज। ये ऑडिटिंग की सीरीज़ है और पार्ट टू हमारी वीडियो का है। ये पार्ट फर्स्ट में हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 35 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में आगे के जो 30 क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के साथ हमने एक और क्विज भी प्रिपेयर की है, लेट्स ऊज आउट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप क्विज अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपने कितना कुछ गेन किया है इस वीडियो से। बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है। स्कोर बोर्ड भी साथ के साथ ही रिलीज हो जाएगा, जिससे आपको अपने प्रोग्रेस का भी पता चल जाएगा। और आगे आने वाली सभी वीडियो में हम एक क्विज जरूर डालेंगे, ताकि जो भी हम वीडियो देख रहे हैं, जितना भी हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पर, तो एटलीस्ट उससे कुछ गेन करें और हमें पता भी चल जाए कि हमने कितना कुछ वहाँ से सीखा है। क्लियर? तो बी रेडी। किसके साथ? पेन और रजिस्टर के साथ। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। When an auditor audit the records of the organization throughout the year, the word is throughout the year, पूरे साल करता रहता है, तो continuously करता रहता है, एक तो नेम से ही सजेस्टेड है। ऑडिट इज कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, पूरे साल चलता रहता है। देखो, ये कंटिन्यूस जो ऑडिट होता है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। तो जहाँ ट्रांजेक्शन्स लार्ज होती हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल हुआ हमारा बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज हुआ और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हुआ। तो यहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो हमें एक कंटिन्यूअस ऑडिट की ज़रूरत पड़ती रहती है। क्योंकि देखो, अगर हम एनुअल ऑडिट करते हैं तो एनुअल ऑडिट कब करते हैं? ईयर के एंड में करते हैं। तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को चेक करें। जबकि हमें उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? हमें टेस्ट चेकिंग करनी पड़ेगी। और टेस्ट चेकिंग में ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी जितनी भी एरर्स हैं, जितने भी फ्रॉड्स हमें पता चल जाएँ या कमियाँ हमें पता चल जाएँ। और ये दूसरा उसके लिए भी ज़रूरी है जब हमें क्वार्टरली या हाफ ईयरली ज़रूरत पड़ सकती है अपने रिकॉर्ड्स की, या जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनकी फेयरनेस की, तो वहाँ भी हम कंटिन्यूअस ऑडिट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। देखो, इंटरनल ऑडिटर का जो हमारा सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 138(1). इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो इस एक्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हमारा इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट होता है। और एक है हमारा सेक्शन 138(2). इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो मैनर बताती है कि किस मैनर में एक इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो इंटरनल ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, दैट इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, इसमें हर एक लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। और जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे उनकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए इन द प्रेसिडिंग ईयर। या हम कहें उनके जो लोन है, आउटस्टैंडिंग लोन, वो 100 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स जो हैं वो 25 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। तो इन केसेस में ये अनलिस्टेड कंपनी है और इन केसेस में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट होना होता है। ही कैन बी अ सीए हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या कोई और प्रोफेशनल हो सकता है, जैसा भी बोर्ड को उचित लगे। और इंटरनल अपॉइंट जो ऑडिटर अपॉइंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको ऐसे ही सिर्फ जो रिजोल्यूशन एक सर्कुलेट करके ही अपॉइंट नहीं कर सकता है। उसके लिए एक उसको पर्टिकुलर मीटिंग हेल्ड करनी पड़ेगी। मीटिंग की इन्फॉर्मेशन सारे मेंबर्स को देनी पड़ेगी। और जो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है वो बाहर का हो, या वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, फर्म का एम्प्लॉय भी हो सकता है। और जो स्टेट्यूटरी ऑडिटर है, वो इंटरनल ऑडिटर एज अ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। फिर फर्दर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसको जो अपॉइंटिंग, जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को, उसकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी रिटर्न में। उसकी एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। और फिर एक मीटिंग हेल्ड होगी, नेसेसरी रिजोल्यूशन पास होगा उसके अपॉइंटमेंट और उसके रेम्यूनरेशन से। सो द इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। 38, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक? देखो, इंटरनल चेक का कोई सिस्टम नहीं है। इंटरनल चेक मतलब
कि जो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं या स्टेटमेंट हैं वो आपस में चेक हो रहे हैं, सेल्फ बैलेंसिंग नहीं है, तो वहाँ एरर्स की या फ्रॉड्स की गुंजाइश ज़्यादा होती है। क्लियर? तो उसके लिए हमें कौन-सा ऑडिट करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा कंटीन्यूअस ऑडिट के लिए, ठीक है? क्योंकि जहाँ इंटरनल चेक नहीं है, देखो पीरियोडिकल ऑडिट हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए करना है, इंटरिम ऑडिट बीच में करेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट तो हमारा अलग से होता है, तो यहाँ ये ऑडिट आएगा नहीं। तो कंटीन्यूअस ऑडिट में क्या करेंगे, हमें फिर ज़रूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा इंटरनल जो चेक है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑडिट ही पूरे साल में कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है इंटरनल चेक की। क्लियर? द आंसर इज़ इंटरनल चेक। द टेस्ट चेकिंग इज डन ड्यू टू, टेस्ट चेकिंग क्यों करते हैं? व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? टेस्ट चेकिंग होता है हमारा कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, देखो कंपनी की एक मंथ में भी हज़ारों ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, तो क्या पॉसिबल है इंटरनल जो ऑडिटर है उसके लिए कि सारी एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करे? एक्चुअली वो क्या करता है, रैंडमली सेलेक्ट करता है सैम्पल बेसिस पे कि कहाँ उसको लगता है कि कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं कुछ स्टार्टिंग में, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ ऑडिटर को लगता है कि गलतियाँ हो सकती हैं, तो वहाँ से रैंडमली उठाता है वो ट्रांज़ैक्शंस और उनको चेक करता है। तो टेस्ट चेकिंग इज़ डन फॉर व्हाट? फाइंड आउट द एरर्स, डिटेक्ट द फ्रॉड्स, सेव द टाइम, नन ऑफ दीज़। अभी हमने बताया आपको एक एक चीज़ बताई थी कि जो ऑडिटर है उसको क्या नहीं होना चाहिए? शंकालु, सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम टेस्ट चेक इसलिए करें कि यहाँ गलती होगी ही होगी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चेक अपना टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं। ऑडिटर टेस्ट चेक करता है सेव करने के लिए और रैंडमली उठाता है, तो कहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं वो पता चल जाएगा। अगर 10 ट्रांज़ैक्शन लिया, 10 ट्रांज़ैक्शन में किसी में भी गलती नहीं है, दैट मीन्स वो एक तरह से थोड़ा-सा सैटिस्फाई हो जाता है कि जो अकाउंट्स हैं वो सही बने हुए हैं। ना ऑडिट इज कंपलसरी फॉर, किसके लिए कंपलसरी है? जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए बिल्कुल है, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बिल्कुल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी है। तो आवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द कंटिन्यूअस ऑडिट इज यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है कंटिन्यूअस ऑडिट? अभी हमने बताया, लास्ट एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, कहाँ ज़रूरत है इसकी कंटिन्यूअस ऑडिट की? जहाँ हमारा जो ट्रांजैक्शन होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल्स ज़्यादा होती हैं, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी कंपनीज़ हैं, तो यहाँ हमें ज़रूरत होती है कंटिन्यूअस ऑडिट की। तो दिस आंसर इज़ बिग कंसर्न। नेक्स्ट है, पीरियोडिकल ऑडिट इज़ एन ऑडिट इन विच बैलेंस शीट ऑफ द नंबर ऑफ ईयर इज़ ऑडिटेड, ऑडिट इज़ डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, audit is done at the this is mid of financial year, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डन, ये तो सभी में होता है, ठीक है, पीरियोडिकल ऑडिट में नहीं होता है। तो ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, द करेक्ट आंसर इज बी, ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब हम एक पूरा हमारा साल निकल जाता है और उसके बाद करते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं, या हम इसको एनुअल ऑडिट भी कहते हैं, और फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। तो इनसे कंफ्यूज मत होना, बैलेंस शीट ऑडिट, एनुअल ऑडिट, फाइनल ऑडिट और द पीरियोडिक ऑडिट, ये क्या है हमारी? सेम है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कोप ऑफ इंटरिम ऑडिट फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ, इंटरिम ऑडिट का जो स्कोप है वो कहाँ है? दैट इज इंटरनल ऑडिट। जो हमारा इंटरनल ऑडिट, देखो इंटरिम ऑडिट में हम क्या करते हैं, बीच में पीरियड के बीच में करते हैं, जब हमें इंटरिम डिविडेंड पे करना होता है या कहीं इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उस केस में हम इंटरिम ऑडिट भी कराते रहते हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन अर्ली कंप्लीशन ऑफ एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि आधे साल का पीरियड का हमारा ऑडिट हुआ चुका है, तो एनुअल ऑडिट के लिए हमें कितना कम ही टाइम चाहिए, ठीक है। तो स्कोप ऑफ इंटरिम ऑडिट कहाँ जाता है हमारा? इंटरनल ऑडिट में। ना ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ, भाई किसकी प्रॉपर्टी होते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स? होते क्या हैं? देखो, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो सारे भी जो सीक्वेंस है, जैसे जिस तरह से जब ऑडिट करना शुरू करता है तो अपने जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, उनको कुछ काम देता है, तो वो सारी चीज़ें क्या फाइंडिंग्स थी, कौन कौन सी चीज़ उन्होंने मांगी वो नहीं मिली, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिकॉर्ड करता है कुछ पेपर्स पे, ठीक है। तो इसमें ऑडिट जो वर्किंग पेपर्स हैं वो हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक तो करंट फाइल में भी आ सकते हैं और एक होती है हमारी परमानेंट परमानेंट फाइल। तो करंट फाइल रिलेटेड होती है हमारी करंट ईयर से, और परमानेंट क्या होते हैं, वो जैसे ऑडिटर है 5 साल के लिए ऑडिटर ऑडिटिंग कर रहा है उससे, तो उसके पास रिकॉर्ड होता है कुछ और सालों का भी, तो वो हमारी होती है परमानेंट फाइल में। क्लियर? तो
क्वेश्चन 44 ये हुआ हमारा, ऑडिट वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है, बना कौन रहा है, द ऑडिटर बना रहा है उसको, तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। और इसमें एक केस था एशविक मिल का, एशविक मिल का। इस केस में ये हेल्ड किया गया था, दिस वाज 1927, कि जो ऑडिटिंग पेपर्स हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। क्लियर। रूटीन चेकिंग इज डन बाय, रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग क्या होता है, मेकिंग टोटल्स, है ना। जो भी हमें लेजर हैं तो रूटीन चेकिंग में आगे लेजर हैं उनके सब टोटल चेक कर लिए, या फिर प्राइमरी बुक्स को चेक कर लिया, ठीक है, प्राइमरी बुक्स को चेक कर लिया, डेबिट और जो हमारा क्रेडिट है उसको हमने चेक कर लिया, बैलेंस शीट का डिफरेंस देख लिया हमने, लेजर से जो हम जर्नल से जो हम लेजर में पोस्ट करते हैं उसको देख लिया कि पोस्टिंग सही हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये जनरली हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो रूटीन चेकिंग कौन करता है, अब देखो एम्प्लॉय ऑफ द फर्म करते हैं, नहीं, मैनेजमेंट, नन, ऑडिटर। जब ऑडिटर कर रहा है तो रूटीन चेकिंग कौन करेगा, ऑडिटर ही तो करेगा। अंडर द टेस्ट चेकिंग all the books of account are examined, specific book of accounts are examined, both the above A and B are examined, none of these। देखो टेस्ट चेकिंग में क्या होता है हमारा, व्हाट इज टेस्ट चेकिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको एक क्वेश्चन में कि टेस्ट चेकिंग होती है रैंडमली, सारी जो बुक्स हैं, ट्रांजैक्शन है, उनमें से रैंडमली उठाना और उनको चेक करना। तो करने के लिए तो हम ऑल बुक्स, सभी की जांच की जाती है इसमें, ठीक है, सारी जितनी भी बुक्स हैं उन सबको हम टेस्ट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सैंपल बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ अगर हम इसका मीनिंग देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि सारी बुक्स चेक की जाती हैं, सारी की जाती हैं, लेकिन बात करें हम ट्रांजैक्शन की, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कितनी चेक की जाती है, बुक्स में सारी ट्रांजैक्शन भी चेक की जाती है या स्पेसिफिक बुक, देखो स्पेसिफिक तो होती नहीं, होती तो अगर टेस्ट चेकिंग होती है तो सभी बुक्स की होती है टेस्ट चेकिंग, तो ये तो हुआ, स्पेसिफिक बुक्स तो हुआ नहीं हमारा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामिन, सभी पुस्तकों की जांच की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हम सारी ट्रांजेक्शन की जाँच करें, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर। बाय रूटीन चेकिंग द बिजनेस एक्सपेंसेस आर, रूटीन चेकिंग से जो बिजनेस की एक्सपेंसेस होती हैं उनका क्या होता है, इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती हैं। भाई बिजनेस रूटीन चेकिंग क्या है, हमने अभी तो बताया, रूटीन चेकिंग मतलब जो हमारा डेबिट क्रेडिट है उनके रूल्स चेक कर, उनके बैलेंस शीट चेक करना, उनकी सारी जो हमने पोस्टिंग की है वो चेक करना, तो उनसे क्या हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है, दे आर अनइफेक्टेड, क्योंकि रूटीन रूटीन चेकिंग किसका काम है, ऑडिटर का काम है, तो ऑडिटर का रूटीन चेकिंग से कोई फर्दर एक्सपेंसेस नहीं है कि वो रूटीन चेकिंग के लिए अलग से कुछ पेमेंट ले रहा है। ऑडिट नोटबुक कंटेन, ऑडिट नोटबुक में क्या क्या होता है, वेरियस डेट ऑफ रेफरेंसेस, ऑडिट, सबसे पहले तो ऑडिट नोटबुक बनाता कौन है, ऑडिटर बनाता है ना, ठीक है, वर्किंग पेपर्स का ही पार्ट होती है ये। वेरियस डेट्स ऑफ द रेफरेंस, डिटेल ऑफ द वर्क डन, कितना काम किया, नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लासिफिकेशन, ये भी लिखता है कि जहां उसे कुछ लगता है कि कुछ उसे समझ नहीं आ रहा है या कहीं कमी है तो वो उन उन पॉइंट्स को भी नोट कर लेता है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ऑडिट नोटबुक में क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव सारी चीज़ें आ जाती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, गुड इंटरनल चेक, ठीक है, इंटरनल चेक अगर हो रहा है तो ऑडिटर का क्या कम हो जाता है, क्या ऑडिटर का काम कम हो जाता है, ऑडिटर की लायबिलिटी कम हो जाती है, ना तो काम कम होता है ना लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी भी कम हो जाती है और वर्क भी कम हो जाता है। देखो इंटरनल चेक का क्या मतलब है, अगर इंटरनल चेक एम्प्लॉय हुआ है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, सारी ट्रांजैक्शन को ना चेक करके टेस्ट चेकिंग कर सकता है, ठीक है, उसको पता है कि इंटरनल चेक लगा हुआ है, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन नहीं चेक करता है, कुछ ही ट्रांजैक्शन चेक करता है रैंडम बेसिस पे, दैट इज टेस्ट चेकिंग। ठीक है, अब टेस्ट चेकिंग से क्या हुआ, उसका काम रिड्यूस हो गया, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई फ्रॉड
पकड़ा नहीं गया या कोई एरर नहीं पकड़ी गई और नुकसान हो जाता है तो क्या लायबिलिटी भी कम हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं होगी लायबिलिटी कम ऑडिटर की, सिर्फ उसका काम कम हो सकता है। सो द आंसर इज द वर्क ऑफ द ऑडिटर इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन बोथ आर, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन सेम थिंग है? नहीं, सेम थिंग नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कोई आइटम लिखा है बैलेंस शीट में तो हमने उसे कहा कि ये है। वैल्यूएशन क्या होती है, अगर वो लिखा है कि दैट इज उसकी वैल्यू है 30,000 तो क्या 30,000 है, इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू 30,000 है, उसको वेरीफाई करना। तो वैल्यूएशन होना, इसको वैल्यू करना 30,000 ही है या मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है। तो वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन नॉट द सेम थिंग, ठीक है, सेपरेट थिंग्स हैं और दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर हम एग्जैक्ट आंसर की बात करें, अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, क्योंकि वेरीफाई आप कब करोगे, जब आप वैल्यू का पता हो आपको। आपको वेरीफाई करना है बिल्डिंग की वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है, तो और बैलेंस शीट में गिवन है उसकी वैल्यू 1 लाख, तो आप ये 1 लाख है, पहले इसको वैल्यू करोगे ना, तभी तो आप वेरीफाई करोगे। आपने वेरीफाई ऐसे ही कर दिया कि बैलेंस शीट में गिवन है तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? सो दे आर complementary to each other. The special audit of a company is get done by whom? Special audit कौन करता है स्पेशल ऑडिट? स्पेशल ऑडिट डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं और दैट इज अंडर 233 ए, सबसेक्शन ए में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि आप स्पेशल ऑडिट करा सकते हो। देखो, जब कभी लगता है कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो एक फेयरली मैनेज नहीं हो रहे हैं या कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो इस तरह से मैनेज हो रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बिजनेस को या उस इंडस्ट्री को लॉस हो सकता है उससे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के लिए एक ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है। और ये भी एक सीए के द्वारा होता है, सीए करता है इसको, और सीए को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सीए को। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम क्या होते हैं? इनको हम ऑडिट प्लान भी कह सकते हैं। ऑडिट प्लान ये कौन प्रिपेयर करता है? ऑडिटर, है ना। क्योंकि ऑडिटिंग किसको करनी है? ऑडिटर को करनी है। तो ऑडिटर को ये देखना है कि कितने टाइम में उसको अपनी जो ऑडिटिंग है वो पूरी करनी है, कंपनी की काम कितने टाइम में कंप्लीट करना है। इसका एम होता है एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना, ठीक है ना। एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है वो कि इस टाइम के विद इन इतना कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट। तो क्या है, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम, बिल्कुल। अगर रिजिड है और सपोज आज नहीं हुआ तो कल होगा ही नहीं वो काम। क्लियर भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, वाइडर भी होना चाहिए इसका जो स्कोप है। सो द आंसर इज 50 ऑल द अबव from the following which is based on the principle of division of labor। division of labor, डिवीजन ऑफ लेबर ये कहाँ होता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जब काम बांट दिया जाता है। और सबसे बड़ी तो बात होती है कि जब काम बांट दिया जाता है तो जितना भी काम होता है वो एक दूसरे से थोड़ा सा क्रॉस चेक हो जाता है। तो क्रॉस चेकिंग पॉसिबल हो जाती है हमारे डिवीजन ऑफ लेबर में। तो इंटरनल चेक, जब भी कोई फर्म इंटरनल चेक लगाती है दैट मीन्स द फर्म इज एंगेजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। और एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम के लिए। सबसे बड़ी बड़ी बात है इसमें, जॉब रोटेशन भी कर दी जाती है, ठीक है। तो जैसे आज एक काम कर रहा है पर्सन, उसको 2 महीने बाद उसको रोटेट कर दिया दूसरे काम पे। तो इससे क्या होता है कि जो ये सिस्टम है हमारा सेल्फ बैलेंसिंग का सिस्टम है वो भी एंगेज हो जाता है। सेल्स और परचेज पे भी कंट्रोल रहता है। और वर्क लीव फॉर द एम्प्लॉयज, एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब इंटरनल चेक होता है तो एक दूसरे का काम करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब छुट्टी ही नहीं करते हैं। तो ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो छुट्टी इसलिए नहीं करते हैं कि अगर उन्होंने छुट्टी करी तो उनकी सीट पे थोड़े दिन के लिए कोई और आ सकता है और वहाँ से जो भी उन्होंने काम किया हुआ है वो क्रॉस चेक हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन किया हुआ है तो वो दिख जाएगा। तो इसलिए कभी-कभी इसके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर जो कंपल्सरी लीव है उन पे भी भेज दिया जाता है एम्प्लॉइज़ को। एन इंटरनल ऑडिटर इज टेम्परेरी एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल। इंटरनल एम्प्लॉय हमारा परमानेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं होता है।
विच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। अब इंटरनल ऑडिटर जो अपॉइंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, देखो हमने बताया इंटरनल ऑडिटर क्या हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है कंपनी का, और ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय हो ही, बाहर का भी कोई पर्सन हो सकता है, कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है। हु इज रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, who is not related to the books of account, who is not related to the books of account but well versed in the accounting and honest। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है, अगर वो अकाउंट्स की बुक भी प्रिपेयर कर रहा है और ऑडिट भी कर रहा है तो गुंजाइश ज़्यादा होती है मैनिपुलेशन की, तो ये नहीं होना चाहिए। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हमने मान लिया, कंसिडर करते हैं अभी। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द बुक्स ऑफ अकाउंट बट वेल वर्स इन द अकाउंटिंग एंड ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ ऑडिटर को क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अकाउंटिंग की उसे नॉलेज होनी चाहिए और बुक्स ऑफ अकाउंट से भी रिलेटेड नहीं है, तो आंसर सी इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी इज नोन एज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर। किस में लगाते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर, इंटरनल चेक में लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो भी कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको काम बांट देते हैं, और ये आता है हमारा इंटरनल चेक में। सो द इंटरनल चेक इज प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क अमंग द एम्प्लॉय सो दैट द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज चेक्ड बाय अनदर। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम हमारा यहाँ एंगेज हो जाता है, और एक एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन से क्रॉस चेक हो जाता है, तो मैनिपुलेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट, अंडर द इंटेंसिव चेकिंग कम इंटेंसिव गहन जांच। अब हम बहुत इंटेंसिव चेकिंग कर रहे हैं। ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामिन, स्पेसिफिक अकाउंट्स आर एग्जामिन, कैश बुक एग्जामिन, नन ऑफ दिस। यहाँ क्या होगा, हमारी सारी जितनी भी बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से उनकी जांच की जाएगी, दैट इज इंटेंसिव। और टेस्ट चेकिंग में क्या था, टेस्ट चेकिंग में था रैंडम सैंपल के बेसिस पे, है ना, सैंपल ट्रांजैक्शंस को चेक करना था, तो पूरी बुक में से कुछ कुछ ट्रांजैक्शन उठाते हैं। क्लियर। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट कौन कौन से नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अस्थाई संपत्ति, अस्थाई संपत्ति की बात हो रही है ना, अस्थाई, तो जो फिक्स्ड नहीं है, फिक्स क्या नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कौन सी हमारे सारे करंट एसेट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल कहाँ जाएगी, फिक्स्ड है ना, तो आंसर इज गुडविल। स्टॉक भी क्या आता है, करंट एसेट्स में आता है, तो गुडविल इज फिक्स्ड है, या हम कहें फ्लोटिंग एसेट्स हैं गुडविल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट्स, बनावटी संपत्ति। फिक्टिशियस, देखो फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट में होते हैं बट उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या होती है इनकी, नील होती है। जैसे लैंड ऑन बिल्डिंग क्या है, मार्केट वैल्यू होगी, तो दीज आर रियल एसेट है हमारे। गुडविल क्या है, फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल है ना, दिखाई नहीं देती है बट इंटेंजिबल रियल एसेट है हमारी। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट भी हमारे कौन से एसेट्स हैं, रियल एसेट्स हैं। ठीक है, और रियल और इंटेंजिबल, ठीक है, रियल है और इंटेंजिबल है जिनको और छू नहीं सकते बट एक एसेट हमारा है। ये आती है प्रीलिम एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। देखो जब भी हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन खर्चों को किया था हमने। अब इन खर्चों की वजह से हमारी इनकम क्या हो रही है, ठीक है, फर्म अर्न कर रही है इन खर्चों की वजह से, क्योंकि शुरुआत में किए थे हमने खर्चे, तो इनको क्या करते हैं हम हर बार राइट ऑफ करते हैं। सपोज करो जैसे 1 लाख के हमारे क्या थे, प्रीमियम एक्सपेंसेस थे, और इनका फ़ायदा हमें अगले 10 साल में मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हर साल के हिस्से में कितने आए, 10,000 आए, तो हम फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, इसको 10,000 राइट ऑफ कर देंगे, बचा हुआ 90,000 बैलेंस शीट में शो होगा। फिर अगले साल फिर 10,000 हम राइट ऑफ कर देंगे, बचा हुआ 80,000 फिर से हमारा कहाँ से बैलेंस शीट में शो होगा। तो इस तरह से हमारा ये राइट ऑफ होता रहता है और शो होता रहता है। तो बैलेंस शीट में जितना भी बचा है वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से शो होगा, क्योंकि देखो प्रीलिम एक्सपेंसेस हमने खर्चे कर दिए, क्या इनको कहीं हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मार्केट वैल्यू क्या है इनकी, नील है ना, तो प्रीलिम एक्सपेंसेस क्या है हमारे, फिक्टिशियस एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू इज रिलेटेड विद, स्क्रैप वैल्यू अवशिष्ट मूल्य किसका होता है,
किसका होगा? देखो स्टॉक है, स्टॉक का कोई होता है? स्टॉक तो हम सेल कर देते हैं। गुडविल, क्या गुडविल कुछ बचती है? मतलब स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या हुआ? अवशिष्ट, बचा हुआ। लैंड, लैंड पे तो कभी डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है हमारा, है ना? नो डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बचती है हमारी, जिसको हम सेल कर देते हैं, तो वो होती है हमारी स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। तो ये आया हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया और लास्ट में उसकी वैल्यू नील हो गई डेप्रिसिएशन लगा के। और अभी जो उसका जो स्क्रैप है वो बचा है, उसको जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ हमें रियलाइज होगा। तो जितने भी हमारे ये फिक्स एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स जिन पे हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं, उनकी क्या हो जाती है हमारे पास, लास्ट में डेप्रिसिएशन के बाद स्क्रैप वैल्यू बचती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसर्न विद द वैल्यूएशन ऑफ। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो वैल्यूएशन किसकी करते हैं? स्टॉक। अगर हम स्टॉक की बात करें तो कौन से स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कौन से मेथड यूज करते हैं हम? फीफो करते हैं, लीफो करते हैं, हीफो करते हैं, है ना? तो स्टॉक की तो है नहीं। शेयर में क्या करते हैं? शेयर में जनरली हम क्या निकालते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना? यील्ड वैल्यू। ये हमारे मेथड होते हैं, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेथड या फेयर वैल्यू मेथड। इनसे हम क्या निकालते हैं? शेयर की वैल्यू निकालते हैं। गुडविल, गुडविल में क्या करते हैं हम? हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल निकाल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो ये सारे मेथड किससे रिलेटेड होते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन से। नेक्स्ट, विच एसेट इज वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कौन सा ऐसा सेट है जिसको हम देखते हैं कि या तो हम उसको मार्केट प्राइस पे वैल्यू करें या फिर उसकी कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करें, विच एवर इज लेस। देखो ये सारा आप सबको पता होगा। स्टॉक, मशीन को मार्केट वैल्यू पे करते हैं, गुडविल का भी हमने बता दिए किस तरह से करते हैं। तो स्टॉक है ये हमारा करंट एसेट्स है, और करंट एसेट को हम किस तरह से वैल्यू करते हैं? मार्केट प्राइस और जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो भी कम होता है उसी वैल्यू पे इसको हम लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ऑफ द वैल्यूएशन इज कंसर्न विद। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, अच्छा ये आप मुझे अभी बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो मेथड है वैल्यूएशन का, वो इनमें से हम किसको लगाते हैं? ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट कौन सा है इसमें? अभौतिक संपत्ति, प्रीलिम एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस, ठीक है, पेटेंट्स। पेटेंट कौन से हैं? अच्छा प्रीपेड, पहले प्रीपेड देख लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सी होती है हमारी? करंट एसेट्स। ये तो ऑप्शन है ही नहीं। पेटेंट दिखते हैं कहीं? नहीं दिखते हैं, दे आर इंटेंजिबल रियल, ठीक है। तो क्योंकि पेटेंट की क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। तो दीज आर इंटेंजिबल और डिपेंड करता है, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। और जबकि हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू नील होती है। क्लियर हुआ? तो इंटेंजिबल एसेट्स हुए हमारे पेटेंट्स। देखो यहाँ हमने 65 क्वेश्चन कर लिया आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 2 वीडियो में कवर कर लिए। क्लियर? ये 2019 का ऑडिटिंग का पेपर था जिसकी एनालिसिस अभी हमने करी है। और अब आप शायद तैयार होंगे, नहीं तो एक बार फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। देखो पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है टाइम वेस्ट, आधा घंटा आप टाइम भी लगा रहे हो और उसके बाद आपके पास रिजल्ट भी नहीं है। तो तरीके तो आपको ऐसे ही यूज़ करने पड़ेंगे, जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें हमें थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा अपने स्टडीज़ का। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप एबल हैं कि आप थोड़ा सा जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अपनी चेक करें कि आप कितना आया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, एक लेट्स ऊज आउट करके क्विज़ हमने एक बनाई है, तो वहाँ आप जाइएगा, क्विज़ दीजिएगा। उसके बाद अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि एक 35 क्वेश्चंस में ही आपने इतना कुछ करा है, ठीक है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियो में हम ज़रूर इस तरह के टेस्ट चेक रखेंगे अपने पास। फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट्स, डाउट, क्वेरीज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।